ये कहानी किसी आक्रमण की नहीं है, ये कहानी विनाश की है। और सबसे खतरनाक विनाश वही होता है जो धीरे धीरे, चुपचाप और अंदर से होता है। एक सवाल सोचो, अगर दुनिया का सबसे ताकतवर एम्पायर युद्ध से नहीं, दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने ही अंदर सड़ने लगे, तो क्या तुम्हें पता भी चलेगा? शायद नहीं, क्योंकि सच ये है, एम्पायर्स कभी शोर मचाकर नहीं मरते, वो खामोशी से मरते हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता रहता है, पैसा आता रहता है, सेना ताकतवर दिखती है, लोग मानते रहते हैं कि ये सिस्टम हमेशा चलेगा। फिर एक दिन अचानक नहीं, एक दिन बस खत्म। यही पैटर्न पहले स्पेन को ले डूबा, फिर ब्रिटेन को, फिर सोवियत यूनियन को। और सबसे डरावनी बात, एक बार जब तुम ये पैटर्न देख लेते हो तो उसे फिर कभी अनदेखा नहीं कर पाते, क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस में नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी में भी चल रहा है। ईएमआई क्यों कभी खत्म नहीं होती? सैलरी आते ही पैसा क्यों गायब हो जाता है? एक ऐप छोड़ो, दूसरी उसी से भी ज्यादा एडिक्टिव क्यों लगती है? ऑफर देखकर तुम क्यों खरीद लेते हो, जरूरत हो या ना हो? क्योंकि सिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया है कि तुम सोचो ये मेरा डिसीजन है, लेकिन चॉइस पहले से तय होती है। और सच ये है, जिस दिन तुम्हें ये दिखने लगता है, उस दिन से तुम सिर्फ यूजर नहीं रहते, तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो। आज की इस वीडियो में हम इसी पैटर्न को धीरे धीरे, साफ साफ और सिंपल भाषा में समझेंगे। शुरुआत करेंगे दुनिया के पहले ग्लोबल सुपर पावर से, स्पेन। 1500 के दशक के आखिर में वो स्पेन जो इतना अमीर था कि सोने चांदी की बारिश होती थी, जिसका सिक्का पूरी दुनिया में चलता था, जिसकी नौसेना से पूरी दुनिया डरती थी, फिर भी वो गिर गया। बिना आक्रमण के, बिना फाइनल युद्ध के, बस अंदर से टूटता चला गया। और वीडियो के आखिर में एक सवाल रहेगा, क्या यही पैटर्न आज भी दोहराया जा रहा है? अगर तुम्हें हिस्ट्री सिर्फ कहानी नहीं, वार्निंग लगती है, तो ये वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि एम्पायर्स बाहर से नहीं गिरते, वो अंदर से खोखले होते हैं। चलो शुरू करते हैं स्पेन से। स्टेज 1, मिलिट्री ओवर एक्सटेंशन, जब ताकत ही बोझ बन जाए। स्पेन इसलिए नहीं गिरा क्योंकि वो कमजोर था, स्पेन इसलिए गिरा क्योंकि वो हर जगह ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा था, वो भी एक साथ। अब इसे अपने लाइफ से जोड़कर समझो। मान लो कोई इंसान है, सैलरी बहुत हाई है, इनकम देखकर सब बोलते हैं भाई सेट है, लेकिन वही इंसान क्या करता है? एक घर नहीं, 5 घर चलाता है, 4 परिवारों की जिम्मेदारी, 10 बिजनेस में पैसा डाला हुआ, ईएमआई, लोन, मेंटेनेंस, स्टाफ, सब एक साथ। ऊपर से देखने पर वो अमीर दिखता है, अंदर से कैश फ्लो खत्म, स्ट्रेस शुरू। यही स्पेन था। स्पेन कहां कहां लड़ रहा था? स्पेन एक नहीं, 2 नहीं, 4 कॉन्टिनेंट्स पर एक साथ वॉर लड़ रहा था। यूरोप में फ्रांस और इटली, मेडिटेरेनियन में ऑटोमन एम्पायर, नेदरलैंड्स में विद्रोहियों के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ नेवल वॉर्स में, अमेरिकाज में कॉलोनी संभालना, एशिया में फिलीपींस में। 4 महाद्वीप एक साथ, बिना रुके। स्पेन की कुल कमाई का आधा हिस्सा सिर्फ सेना पर जा रहा था, और फिर भी कम पड़ रहा था। यहाँ कोर लेसन निकल के आता है कि एम्पायर सब कुछ अफोर्ड कर सकता है, लेकिन हर चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। स्पेन को लगा अगर सेना हमेशा स्ट्रांग रहेगी तो पावर हमेशा परमानेंट रहेगी, लेकिन सच ये है, आर्मी पैसा पैदा नहीं करती, आर्मी सिर्फ पैसा खर्च करती है। मान लो कोई कंट्री है जो कहती है वर्ल्ड में प्रेजेंस चाहिए, हर जगह इन्फ्लुएंस चाहिए, ग्लोबल पावर दिखनी चाहिए, लेकिन उसी समय रोड्स टूटे हुए हैं, फैक्ट्रीज आउटडेटेड हैं, यूथ अनएम्प्लॉयड है, एजुकेशन और हेल्थ अंडर फंडेड है। ऊपर से सबको लगता है देखो कितना पावरफुल देश है, लेकिन अंदर पैसा धीरे धीरे ब्लीड हो रहा है। यही लाइफ लेसन तुम्हारे लिए भी है। अगर तुम स्टेटस के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हो, कैपेसिटी से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, ग्रोथ से पहले शो ऑफ पर फोकस कर रहे हो, तो बाहर से स्ट्रांग दिखोगे, पर अंदर से सिस्टम क्रैक होगा। स्पेन की गलती यही थी। और याद रखो ये लाइन, ताकत तभी टिकती है जब उसे सस्टेन करने की कैपेसिटी भी हो। अगले स्टेज में देखेंगे, जब पैसा खत्म होने लगे तो एम्पायर क्या करता है, और वही उसकी अगली सबसे बड़ी गलती बन जाती है। लेकिन असली सवाल अब आता है, अगर सेना सिर्फ खर्च करती है, अगर वो पैसा पैदा नहीं करती, अगर वो धीरे धीरे फ्यूचर को ड्रेन करती है, तो फिर सवाल ये है, स्पेन लगातार और बड़ी आर्मीज क्यों बनाता गया? उसने कभी ये क्यों नहीं कहा चलो रोड्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं, और सिर्फ वही डिफेंड करते हैं जो सच में जरूरी है? चलिए इस सवाल का जवाब समझते हैं। स्पेन ने बड़ी आर्मीज इसलिए नहीं रखी क्योंकि वो प्रोडक्टिव थी। स्पेन ने बड़ी आर्मीज इसलिए रखी क्योंकि एम्पायर बनने के बाद उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। एक बार जब तुम ग्लोबल एम्पायर बन जाते हो तो सिर्फ डिफेंस काफी नहीं होता, तुम्हें लगातार अटैक करना पड़ता है, सप्रेस करना पड़ता है, धमकाना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही डर खत्म हुआ एम्पायर टूटना शुरू। अब समझते हैं ये ट्रैप क्यों अनअवॉइडेबल है। स्टेज 1, सबसे गहरी परत। एम्पायर कोई बिजनेस नहीं होता, वो सिक्योरिटी के बुरे अनुभव की तरह होता है। स्पेन सिर्फ अपनी सीमा की रक्षा नहीं कर रहा था, स्पेन को करना पड़ता था
ओशंस पार करती गोल्ड सिल्वर की शिप्स को प्रोटेक्ट करना, पायरेट से लड़ना, राइवल एम्पायर से टकराना, रिबेलियंस को दबाना, कॉलोनीज को डर में रखना। और ध्यान से सुनो, अगर एक भी शिपमेंट लुट जाती है तो पूरा सिस्टम हिल जाता। मान लो कोई इंसान है जो एक नहीं 5 सिटीज में बिजनेस खोल चुका है, हर जगह मैनेजर रखा है, हर जगह स्टाफ है, हर जगह कंपटीशन है। अब वो क्या बोले, बस एक शॉप संभाल लेते हैं? नहीं, क्योंकि अब प्रॉब्लम ग्रोथ नहीं, सिक्योरिटी है। फ्रॉड का डर, चोरों का डर, पार्टनर चीट करने का डर, स्टाफ भाग जाने का डर। वो इंसान पैसा कमाने से ज्यादा सिस्टम बचाने में फंस जाता है। यही एम्पायर ट्रैप है। और यही लाइफ लेसन जो कि तुम्हारी लाइफ से भी जुड़ा है। जब तुम जरूरत से ज्यादा कमिटमेंट्स ले लेते हो, जैसे कि ईएमआई, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और सोशल लाइफ, तीनों एक साथ संभालते संभालते अक्सर इंसान खुद को ही भूल जाता है। कैपेसिटी से बड़ा इमेज बना लेते हो, जैसे आईफोन ईएमआई पर, सिर्फ इसलिए कि क्लास में स्टैंडर्ड मैच हो जाए। क्रेडिट कार्ड से लाइफस्टाइल चल रही है, सैलरी से नहीं। बाहर से स्टेबल दिख रहा है, अंदर से प्रेशर। बड़ा दिखना सक्सेस मान लेते हो। वेडिंग में लोन लेकर ग्रैंड फंक्शन, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। वीकेंड पर कैफेज की फोटोज, मंडे को ऑफिस स्ट्रेस। जिम और ब्रांडेड कपड़े, लेकिन सेविंग जीरो। कार पार्किंग में गाड़ी बड़ी, बैंक बैलेंस में स्पेस कम। रिलेटिव्स के सामने पैकेज बड़ा बताना, वर्कलोड नहीं। ईएमआई पर आईफोन, ताकि सोसाइटी में सबकी जल के राख हो जाए, लड़कियां इंप्रेस हो जाए। कड़वा सच यही है कि इंडिया में अक्सर सक्सेस को स्टेटस सिंबल से मापा जाता है, स्टेबिलिटी, पीस और कंट्रोल से नहीं। और यही इल्यूजन सबसे महंगी पड़ती है। तो फिर तुम ग्रो नहीं कर रहे होते, तुम बस मैनेज कर रहे होते हो। स्पेन भी यही कर रहा था। एम्पायर बनना ईजी नहीं था, लेकिन एम्पायर बने रहना उससे कहीं ज्यादा महंगा था। इसलिए याद रखो ये लाइन, एम्पायर प्रॉस्पेरिटी पर नहीं, परमानेंट फियर पर टिका होता है। और जैसे जैसे फियर बनाए रखने की कॉस्ट बढ़ती है, वैसे वैसे कोलैप्स पास आता जाता है। अगले हिस्से में देखेंगे, जब पैसा और पेशेंस दोनों खत्म होने लगते हैं तो एम्पायर कौन सा शॉर्टकट लेता है, और वही उसकी सबसे खतरनाक गलती बन जाती है। स्पेन सिर्फ अपनी बॉर्डर्स की रक्षा नहीं कर रहा था, स्पेन को एक और काम करना पड़ रहा था, अपनी कमाई को जिंदा घर तक पहुंचाना। अगर अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो चिंता मत करो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बस मेरे साथ रहो। सबसे पहले समझते हैं ये गोल्ड और सिल्वर शिप्स थे क्या। स्पेन की वेल्थ स्पेन के अंदर से नहीं आती थी, वो आती थी मेक्सिको और पेरू की सिल्वर माइन से, अमेरिकाज के गोल्ड से। अब ध्यान दो, उस टाइम पर ना बैंक्स थे, ना डिजिटल मनी, ना वायर ट्रांसफर, सब कुछ फिजिकल था। असली जहाज जिनमें असली चांदी की ईंटें भरी होती थीं, जो ओशन पार करके स्पेन जाते थे। सोचो, समंदर में चलती एक फ्लोटिंग लॉकर जिसमें अरबों की दौलत हो। ये इतना डेंजरस क्यों था? अटलांटिक ओशन उस टाइम का ग्लोबल हाईवे था, और हाईवे पूरा लुटेरों से भरा था। सबको पता था स्पेन के जहाज गोल्ड और सिल्वर से भरे होते थे। तो लाइन में कौन खड़ा था? पायरेट्स। इंग्लैंड, फ्रांस, नेदरलैंड जैसे दुश्मन देश, प्राइवेटियर्स यानी सरकारों द्वारा हायर किए गए लीगल पायरेट्स। अगर एक भी शिप पकड़ी गई तो नुकसान सिर्फ पैसा नहीं था। जैसे ही स्पेन ने वेल्थ खोई, सोल्जर्स की सैलरी रुक गई, वॉर्स रुक गए, फियर खत्म हुआ, विद्रोह बढ़ा। एक फ्लीट का नुकसान पूरी गवर्नमेंट को बैंकरप्ट कर सकता था। बस एक स्ट्राइक और एम्पायर हिल जाता था। इसलिए स्पेन के पास कोई चॉइस नहीं थी। स्पेन बेस्ट ऑफ लक बोलकर शिप नहीं भेज सकता था, उसे करना पड़ता था। ट्रेजर शिप्स के साथ आर्म्ड वॉरशिप्स भेजना, ओशंस में नेवल बेसिस बनाना, पोर्ट्स पर सोल्जर्स तैनात करना, सी रूट्स की कांस्टेंट पेट्रोलिंग, घर से हजारों किलोमीटर दूर नेवल वॉर्स लड़ना। और ये सब हर साल भयानक अमाउंट में पैसा खा जाता था। इमेजिन करो, तुम विदेश में पैसा कमाते हो, हर महीने कैश से भरे बैग्स लेकर घर आना है, रास्ता पूरा रॉबर से भरा है। अब तुम्हें चाहिए आर्म्ड गार्ड्स, कॉन्वॉय, सेफ हाउसेस, बैकअप रूट्स। कुछ टाइम बाद क्या होगा? पैसा कमाने से ज्यादा पैसा बचाने में खर्च होने लगेगा। यही स्पेन के साथ हुआ। स्पेन कमाने में नहीं हारा, स्पेन प्रोटेक्ट करने में हार गया। एम्पायर का पैराडॉक्स यही है, जैसे जैसे वेल्थ दूर होती जाती है, उसे बचाने की कॉस्ट उतनी ही तेजी से बढ़ती है। लाइफ लेसन को समझिए, ये तुम्हारे लिए भी वार्निंग है। अगर तुम्हारी इनकम बहुत दूर से आती है, बहुत फ्रैजाइल है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मांगती है, तो दिखने में रिच होने के बावजूद तुम इंटरनली वीक हो सकते हो। स्पेन रिच था लेकिन सस्टेनेबल नहीं था, और यहीं से एम्पायर का नेक्स्ट कोलैप्स स्टेज शुरू होता है। यहां से एम्पायर सच में ट्रैप में फंसता है। ये सब करने के लिए क्या चाहिए था? हर जगह परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस। एक नॉर्मल कंट्री क्या करता है? अपनी बॉर्डर्स डिफेंड करता है। लेकिन एम्पायर को क्या करना पड़ता है? पूरी दुनिया में पुलिसिंग करनी पड़ती है। और याद रखो, पुलिसिंग वेल्थ पैदा नहीं करती, वो सिर्फ उसे जलाती है। ओनली डिफेंस क्यों इम्पॉसिबल था? व्यूअर्स अक्सर सोचते हैं स्पेन ने बस लड़ना बंद क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि जिस पल स्पेन रुका उसी पल सब कुछ टूटना शुरू हो जाता। कॉलोनीज रिवोल्ट कर देती, राइवल्स ट्रेड रूट्स छीन लेते, सिल्वर शिप्स पर हमले बढ़ जाते, एलाइज साइड बदल लेते, एम्पायर का फियर फैक्टर खत्म हो जाता। और एम्पायर की असली करेंसी क्या होती है?
परसीव्ड इनविंसिबिलिटी, यानी हमें कोई हिला नहीं सकता वाली इमेज। जैसे ही वीकनेस दिखी, अटैक्स मल्टीप्लाई हो जाते, रिवोल्ट्स फैल जाती, एनिमीज एक साथ टूट पड़ते। इसलिए स्पेन को मजबूरन करना पड़ा ऐसे वॉर्स लड़ना जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, बैंक्रप्सी में भी आर्मीज मेंटेन करना, हर साल ज्यादा खर्च करना सिर्फ स्ट्रांग दिखने के लिए। इसी को कहते हैं इंपीरियल मोमेंटम। एक बार ये शुरू हुआ तो ब्रेक लगाने का मतलब था सीधा कोलैप्स। सोचो कोई इंसान है जो हाई लाइफस्टाइल मेंटेन करता है, एक्सपेंसिव इमेज बनाए रखता है, सोसाइटी में पावरफुल दिखना चाहता है। अब अगर वो एक दिन बोले आज से खर्च कम, क्या होगा? रिस्पेक्ट में गिरावट, लोग सवाल उठाएंगे, नेटवर्क टूटेगा, इन्फ्लुएंस खत्म होगा। इसलिए वो क्या करता है, ईएमआई लेकर भी लाइफस्टाइल चलाता है। यही इंपीरियल मोमेंटम है। अब चॉइस नहीं, मजबूरी रहती है। बिजनेस और करियर में भी यही ट्रैप है। जब कंपनी क्वालिटी से ज्यादा कंट्रोल पर खर्च करे, इनोवेशन से ज्यादा लॉयर्स पर, प्रोडक्ट से ज्यादा प्रेशर पर, तो वो सर्वाइव नहीं कर रही होती, वो बस डिले कर रही होती है। लाइफ वार्निंग अपने लिए भी नोट करो। अगर तुम ग्रोथ से ज्यादा इमेज मेंटेन कर रहे हो, स्किल से ज्यादा स्टेटस बचा रहे हो, वैल्यू देने से ज्यादा डर पैदा कर रहे हो, तो याद रखो स्पेन भी ऐसा ही दिखता था गिरने से ठीक पहले। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इतनी बड़ी बड़ी हर जगह फैली आर्मीज को खिलाओ कैसे? यहीं से शुरू होता है स्टेज 2, करेंसी डीबेसमेंट, यानी पैसे को अंदर से कमजोर करना। जब स्पेन का टैक्स मनी खत्म होने लगा तो उसके सामने 3 ऑप्शंस थे। पहला, खर्च कम कर दे। कोई चांस नहीं, क्योंकि उसकी रिचनेस टिकी थी अमेरिका से आने वाले गोल्ड सिल्वर की प्रोटेक्शन पर। आर्मी का मतलब शिपमेंट्स खतरे में, लास्ट एम्पायर खतरे में। दूसरा, टैक्स बढ़ा दे। ये भी रिस्की था, हर एक्स्ट्रा टैक्स कॉइन लोगों को रिबेलियन के करीब ले जाता। तीसरा, या फिर चुपचाप खेल खेला जाए, लोगों को बताए बिना पैसे की वैल्यू कम कर दी जाए। स्पेन ने तीसरा ऑप्शन चुना। करेंसी डिबेसमेंट क्या होता है? सिल्वर कॉइन्स प्योर सिल्वर के थे, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, उसमें कॉपर मिलाना शुरू कर दिया। कॉइन दिखता वही था, सेम शेप, सेम स्टैंप, सेम नंबर, लेकिन अंदर से वैल्यू कम। इसी को कहते हैं करेंसी डिबेसमेंट। अब इसे सबसे सिंपल एग्जाम्पल से समझो। इमेजिन करो एक बहुत छोटी सी दुनिया है, सिर्फ 2 लोग, कुल पैसा बराबर 100 रुपए, दोनों के पास 50-50 रुपए, ब्रेड की कीमत बराबर 10 रुपए। सब ठीक है, दोनों आराम से ब्रेड खरीद सकते हैं, मनी वैल्यूएबल लगता है, प्राइसेस स्टेबल हैं। अब गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आ गई, पैसा चाहिए लेकिन ओपनली बताना नहीं चाहती। तो वो क्या करती है, नए रुपए ओपनली प्रिंट नहीं करती, बल्कि रुपए की डेफिनेशन बदल देती है। अब अचानक बिना ज्यादा ब्रेड बनाए, बिना ज्यादा प्रोडक्शन के 4 लोग हो जाते हैं, हर एक के पास 50 रुपए। पेपर पर सब रिच दिखते हैं, सेम बिल, सेम कलर, सेम स्टैम्प, लेकिन कुछ बदल चुका है। अब 4 लोग उसी ब्रेड के पीछे भाग रहे हैं जो पहले सिर्फ 2 को खिलाती थी। रिजल्ट, ब्रेड 10 रुपए का नहीं रहता, वो 20 रुपए का हो जाता है। कोई अमीर नहीं बना, सब गरीब महसूस करने लगे। क्यों? ब्रेड नहीं बदला, लोग लेजी नहीं हुए, रुपए की वैल्यू डाइल्यूट हो गई। स्पेन ने यही किया। सिल्वर कॉइन्स प्योर नहीं रहे, कॉपर मिक्स कर दिया गया। कॉइन्स बढ़ गए, रिच दिखने वाले लोग बढ़ गए, क्लेम्स ऑन वेल्थ बढ़ गए, लेकिन इकोनॉमी नहीं बढ़ी, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, रियल वेल्थ नहीं बनी। नतीजा, प्राइसेस एक्सप्लोड हो गए। इल्यूजन थोड़े टाइम तक चला, फिर रियलिटी ने पकड़ लिया। करेंसी डिबेसमेंट का यही डेंजर है, तुम वेल्थ क्रिएट नहीं करते, तुम बस उसी केक को पतले पतले स्लाइसेस में बांट देते हो, और एक पॉइंट के बाद कोई भी पेट नहीं भर पाता। अगर तुम इनकम बढ़ाए बिना, स्किल बढ़ाए बिना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए बिना बस क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, ईएमआई पे लाइफस्टाइल चला रहे हो, सैलरी एडवांस ले रहे हो, तो दिखने में तुम रिच हो, अंदर से वैल्यू डाइल्यूट हो रही है। फाइनल लाइफ लेसन यही है कि शॉर्टकट्स रिलीफ देते हैं, सॉल्यूशंस नहीं। स्पेन ने पैसा बनाया नहीं, स्पेन ने पैसा कमजोर किया, और जैसे ही पैसा कमजोर हुआ, एम्पायर भी कमजोर पड़ गया। अगला स्टेज दिखाएगा, जब पैसा भरोसेमंद नहीं रहता तो समाज के अंदर क्या टूटना शुरू होता है। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आया, कॉइन्स वही थे, स्टैंप वही था, लेकिन धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ने लगे। मर्चेंट्स ने सेम सामान के लिए ज्यादा कॉइन्स मांगने शुरू कर दिए। इन्फ्लेशन एक्सप्लोड हो गया। लोगों को लग रहा था पैसा तो बढ़ रहा है, लेकिन सच ये था, पैसे की ताकत घट रही थी। मॉडर्न कंपैरिजन एग्जाम्पल की बात करें तो सैलरी स्लिप में नंबर बढ़ जाता है, लेकिन ग्रोसरी महंगी, रेंट तेज, फ्यूल और ईएमआई और तेज। इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ वेल्थ, रियलिटी ऑफ लॉस। लेकिन अब एक और सवाल सोचो,
अगर इवेंचुअली सबको सच्चाई समझ आ जाए तो सरकार अगला कदम क्या उठाती है? यहीं से कहानी ट्विस्ट लेती है। स्टेज 3, डेट स्पाइरल, यानी कर्ज का ऐसा चक्र जिससे निकलना मुश्किल हो जाए। जब करेंसी डिबेसमेंट फेल हो गया, स्पेन ने नेक्स्ट ऑप्शन चुना, बोरोइंग। पहले थोड़ा उधार लिया, फिर और लिया, फिर और। स्पेन ने उधार लिया इटालियन बैंकर्स से, जर्मन बैंकर्स से, जिससे भी पैसा मिल सके। असली ट्रैप यहां था। स्पेन ने कर्ज क्यों लिया? रोड्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, स्किल्स और प्रोडक्टिविटी के लिए। स्पेन ने कर्ज लिया कल की वॉर्स का बिल चुकाने के लिए, यानी फ्यूचर से पैसा उधार लेकर पास्ट की गलतियां भरना। फिर क्या हुआ? एक पॉइंट पर स्पेन चुका नहीं पाया, डिफॉल्ट किया, रिफॉर्म्स का प्रॉमिस किया, क्रेडिबिलिटी वापस लाने की कोशिश की, फिर से उधार लिया, और यह साइकिल रिपीट होती गई। 40 साल में 4 बार बैंक्रप्सी। यही होता है डेट स्पाइरल। डेट स्पाइरल की सिंपल डेफिनेशन ये है कि उधार इसलिए लेना ताकि सिस्टम चल सके, ना कि ग्रो कर सके। ये सर्वाइवल है, सॉल्यूशन नहीं। अगर कोई इंसान एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल भरे, पर्सनल लोन लेकर ईएमआई भरे, सैलरी एडवांस लेकर पिछले महीने का खर्च चलाए, तो बाहर से वो मैनेज करता दिखता है, अंदर से वो डूब रहा होता है। डेट बुरा नहीं है, अनप्रोडक्टिव डेट बुरा है। अगर कर्ज ग्रोथ नहीं ला रहा, इनकम नहीं बढ़ा रहा, फ्यूचर आसान नहीं बना रहा, तो वो डेट नहीं, डिले का नाम है। स्पेन गिरा क्योंकि उसने फ्यूचर को बिल्ड नहीं किया, उसने फ्यूचर को गिरवी रख दिया। और अगला स्टेज दिखाएगा, जब भरोसा टूटता है तो एम्पायर सिर्फ पैसा नहीं, लोगों को भी खो देता है। स्टेज 4, लॉस ऑफ प्रोडक्शन, एम्पायर की सबसे खामोश मौत। स्पेन को ना आग ने जलाया, ना किसी एक युद्ध ने तोड़ा, स्पेन को आराम ने मार दिया। हर साल जहाज आते थे, चांदी से भरे हुए, पैसा हर जगह था, मार्केट्स भरे हुए थे, एम्पायर पावरफुल दिख रहा था। और तभी धीरे धीरे, लगभग बिना आवाज के, एक खतरनाक चीज हुई। स्पेन ने चीजें बनाना बंद कर दिया। चलो इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। इजी मनी मोटिवेशन को मार देता है। जब सिल्वर बहकर आ रहा था, स्पेन को काम करने की जरूरत नहीं लगी। खाना क्यों उगाएं जब बाहर से खरीद सकते हैं? जहाज क्यों बनाएं जब दूसरे बेहतर बेच रहे हैं? मशीन्स क्यों इन्वेंट करें जब पैसा हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है? शुरुआत में ये स्मार्ट लगा, लेकिन धीरे धीरे स्पेन प्रोड्यूस करना भूल गया। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई इंसान बाप दादा की प्रॉपर्टी पर जी रहा हो। शुरू में लाइफ ग्रेट लगती है, फिर स्किल्स कम होने लगते हैं, डिसिप्लिन गायब, और जिस दिन पैसा स्लो हुआ, नीचे कुछ नहीं बचा। काम लो स्टेटस बन गया। ये सबसे डेंजरस हिस्सा है और ज्यादातर लोग यही मिस करते हैं। स्पेन में फार्मर्स को नीचा समझा गया, क्राफ्ट्समैन की वैल्यू नहीं रही, मर्चेंट्स को प्रेस्टीज नहीं मिला। नोबिलिटी को लगता था रियल पावर वेल्थ को ओन करना है, ना कि वेल्थ क्रिएट करना। तो स्मार्टेस्ट लोग क्या बने? कोर्टियर्स, सोल्जर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ऐसे जॉब्स जो वेल्थ कंज्यूम करते हैं, क्रिएट नहीं। यही माइंडसेट इकोनॉमी को अंदर से सड़ा देता है। प्रोडक्शन धीरे धीरे मर गई इस एटीट्यूड की वजह से। फैक्ट्रीज बंद हुई, फार्म्स इनएफिशिएंट हो गए, न्यू टेक्नोलॉजी आई ही नहीं। उधर नेदरलैंड्स शिप्स बना रहा था, इंग्लैंड मशीन्स इन्वेंट कर रहा था, ट्रेड नेटवर्क्स ग्रो हो रहे थे, और स्पेन शॉपिंग कर रहा था। सिल्वर अंदर आया, गुड्स बाहर गए, स्पेन के पास कुछ नहीं रुका। इसी को कहते हैं मिडिल मैन इकोनॉमी, जहां पैसा फ्लो करता है लेकिन वैल्यू क्रिएट नहीं होती। सबसे खतरनाक इल्यूजन, जब तक सिल्वर शिप्स आती रहीं, मार्केट्स फुल थे, एलीट्स रिच थे, एम्पायर स्ट्रांग दिखता था, लेकिन ये सब इल्यूजन था। क्यों? क्योंकि स्पेन की इकोनॉमी स्किल्स पर नहीं टिकी थी, लेबर पर नहीं, इनोवेशन पर नहीं, वो टिकी थी सिर्फ आने वाले पैसे पर। और ये सबसे फ्रेजाइल फाउंडेशन होती है। जब पैसा स्लो हुआ, सच सामने आया। एक दिन माइंस डिक्लाइन हुई, पायरेट्स ने शिप्स पे अटैक किए, वॉर्स ने ट्रेड को तोड़ा, और तब स्पेन को सच दिखा। वो खुद को एफिशिएंटली फीड नहीं कर सकता, वो कंपेटिटिवली बिल्ड नहीं कर सकता, वो इनोवेट नहीं कर सकता। पैसा रुक गया, नीचे कुछ नहीं था, एम्पायर गिर गया, बिना धमाके के, बिना नॉइस के। अब इसे अपनी लाइफ से जोड़ो। इमेजिन कोई इंसान जो फैमिली वेल्थ पर जी रहा है, वायरल बिजनेस से इजी मनी कमा रहा है, हाई पेइंग जॉब में है जहां स्किल ग्रो करने की जरूरत नहीं। शुरू में सब परफेक्ट लगता है, फिर क्या होता है? लर्निंग बंद, हार्ड वर्क बंद, सेल्फ इंप्रूवमेंट बंद। क्यों? पैसा तो आ ही रहा है। तो लाइफ बन जाती है खाना ऑर्डर करना, बनाना नहीं, चीजें खरीदना, बनाना नहीं, प्रॉब्लम्स अवॉइड करना, सॉल्व नहीं करना। लाइफ स्पेंडिंग बन जाती है, क्रिएटिंग नहीं। सबसे जरूरी बात, अगर तुम्हारी इनकम स्किल से डिस्कनेक्टेड हो जाए, अगर तुम्हारा कंफर्ट ग्रोथ को रिप्लेस कर दे, तो याद रखो स्पेन भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता था गिरने से ठीक पहले, एम्पायर्स भी और इंसान भी। अब आखिरी कल्पना करो, एक दिन पैसा स्लो हो जाता है, जॉब चली जाती है, बिजनेस फेल हो जाता है, बाप दादा का पैसा खत्म हो जाता है, और अचानक उन्हें फिर से कमाना नहीं आता,
उन्हें अडेप्ट करना नहीं आता, उन्हें रीबिल्ड करना नहीं आता। आलस की वजह से नहीं, इसलिए क्योंकि वो वैल्यू क्रिएट करना भूल चुके होते हैं। अब असली टेक अवे जो हर इंसान पर लागू होता है, मनी ही पावर नहीं है, स्किल्स भी पावर हैं। जब तक तुम कुछ यूजफुल बना सकते हो, तुम किसी भी हालात से निकल सकते हो। लेकिन जिस दिन तुम सिर्फ आने वाले पैसे पर डिपेंड करने लगते हो, उसी दिन तुम्हारी असली ताकत खत्म हो जाती है। अब पहुंचते हैं आखिरी स्टेज पर, स्टेज 5, सोशल डिके, जहां क्रैक्स दिखने लगते हैं और वापसी मुश्किल हो जाती है। इकोनॉमिक कोलैप्स हमेशा सोशल कोलैप्स में बदलता है। स्पेन में क्राइम बढ़ गया, भिखारी सिटीज में भर गए, पब्लिक ट्रस्ट टूट गया। लेकिन सबसे खतरनाक लॉस क्या था? टैलेंट का पलायन। कौन चला गया? इंजीनियर्स, ट्रेडर्स, थिंकर्स, बिल्डर्स। वो देश छोड़कर चले गए जहां मेहनत और इनोवेशन की कद्र थी। और स्पेन में कौन रह गया? ब्यूरोक्रेट्स, सोल्जर्स, क्लर्जी, यानी ऐसे लोग जो वेल्थ कंज्यूम करते थे, क्रिएट नहीं। क्या अपने भारत में भी ऐसा होता है? लोग देश छोड़ के अमेरिका और यूरोप पलायन कर रहे हैं बेहतर जिंदगी के लिए? कमेंट में बताइए। ये सबसे बड़ा वार्निंग साइन होता है। जब किसी सिस्टम से सबसे कैपेबल लोग निकल जाएं, रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। फाइनल आउटकम जिसे सबको आते हुए देख लेना चाहिए था। सिर्फ 100 साल में स्पेन गया वर्ल्ड रूलर से, ग्लोबल करेंसी इश्यूअर से, मिलिट्री सुपर पावर से सीधा इकोनॉमिकली इररेलेवेंट, पॉलिटिकली वीक, परमानेंटली साइडलाइंड। सबसे जरूरी लेसन, स्पेन एक गलत डिसीजन से नहीं गिरा। स्पेन गिरा क्योंकि हर स्टेज ने अगला स्टेज इनएविटेबल बना दिया। इसीलिए ये पैटर्न मैटर करता है। हिस्ट्री बताती है स्टेज 5 के बाद एम्पायर्स रैली वापस आते हैं। आखिरी लाइन जो याद रखनी चाहिए, स्पेन ने बड़ी आर्मीज इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि वो चाहता था। स्पेन ने बड़ी आर्मीज इसीलिए बनाई क्योंकि वो फोर्स के बिना ग्रो करना भूल चुका था। और जिस दिन फोर्स बिजनेस मॉडल बन जाए, हिस्ट्री एंडिंग पहले ही लिख चुकी होती है। अगर तुम स्किल बिल्ड करने से ज्यादा स्टेटस प्रोटेक्ट कर रहे हो, लर्निंग छोड़कर कंफर्ट चुन रहे हो, वैल्यू क्रिएट करने की जगह कंट्रोल दिखा रहे हो, तो ये सिर्फ एम्पायर की कहानी नहीं है, ये तुम्हारी फ्यूचर स्टोरी भी हो सकती है। हिस्ट्री सिर्फ याद रखने के लिए नहीं होती, वो वॉर्न करने आती है। अब सबसे बड़ा सवाल, स्पेन के बाद अगला एम्पायर कौन बना और उसने दुनिया पर डोमिनेंस कैसे हासिल की? जवाब है ब्रिटेन। और ये एक्सीडेंट नहीं था। स्पेन गिरा और ब्रिटेन उठा क्योंकि उसने सही समय पर लगभग स्पेन के उल्टा किया। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं एम्पायर बिल्डिंग की वो कहानी जो स्कूल बुक्स नहीं बताती। स्पेन के पास पैसा था, लेकिन ब्रिटेन ने सिस्टम बनाया। स्पेन का माइंडसेट था, हमारे पास सिल्वर है, हम रिच हैं। ब्रिटेन का माइंडसेट था, प्रोडक्शन के बिना पैसा बेकार है। इसलिए ब्रिटेन ने फोकस किया शिप बिल्डिंग पे, टेक्सटाइल्स पे, स्टील बनाने पे, बैंकिंग पे, इंश्योरेंस पे, ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स खड़ा करने पे। की डिफरेंस ये था कि स्पेन सब कुछ इंपोर्ट करता था, ब्रिटेन सब कुछ बनाता था। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो स्पेन ऐसा था जैसे कोई लॉटरी जीतकर जिंदगी जी रहा हो, ब्रिटेन ऐसा था जैसे कोई बिजनेस खड़ा कर रहा हो। स्पेन ने वॉर्स पर खर्च किया, ब्रिटेन ने ट्रेड पर। स्पेन हर जगह युद्ध लड़ रहा था, ब्रिटेन ने युद्ध सिर्फ तब लड़े जब ट्रेड खतरे में था। ब्रिटेन की नेवी सिर्फ सेना नहीं थी, वो एक ग्लोबल डिलीवरी सिस्टम थी। उसका काम था शिपिंग रूट्स प्रोटेक्ट करना, चोक पॉइंट्स कंट्रोल करना, मर्चेंट्स को सेफ रखना। ब्रिटेन ने पहले जमीन कॉन्कर नहीं की, उसने पहले ट्रेड कॉन्कर किया। रियल लाइफ से अगर कंपेयर करें तो स्पेन ने हथियार खरीदे ताकि पावरफुल दिखे, ब्रिटेन ने टूल्स खरीदे ताकि पैसा बने। स्पेन ने करेंसी बिगाड़ी, ब्रिटेन ने ट्रस्ट बनाया। स्पेन ने सिल्वर डाइल्यूट कर दिया, लोगों का भरोसा टूट गया, ब्रिटेन ने उल्टा किया। गोल्ड बैक्ड पाउंड, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बैंकिंग, रूल ऑफ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स की रिस्पेक्ट। इसीलिए पाउंड स्टर्लिंग दुनिया की करेंसी बनी। हिस्ट्री का रूल है कि जिस एम्पायर की करेंसी पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है वही एम्पायर जीतता है। स्पेन ने काम को नीचा समझा, ब्रिटेन ने पूजा। स्पेन में नोबल्स काम से दूर, लेबर यानी लो स्टेटस, काम बाद में होता है, रेंट पहले, क्योंकि रेंट सीकिंग अब नॉर्मल है। ब्रिटेन में व्यापारी एलीट बने, इंजीनियर्स रिस्पेक्टेड हुए, इनोवेशन रिवॉर्डेड हुई, सिल्वर शिप्स की जगह फैक्ट्रीज आ गईं। बिग ट्रुथ इज, एम्पायर्स प्राइड से नहीं उठते, एम्पायर्स इंसेंटिव से उठते हैं। स्पेन ने टैलेंट खोया, ब्रिटेन ने टैलेंट खींचा। स्पेन डिके हुआ तो टैलेंट बाहर गया, कैपिटल भागा, आइडियाज माइग्रेट हुए। ब्रिटेन ने एब्जॉर्ब किया, डच बैंकर्स, यूरोपियन इंजीनियर्स, ग्लोबल ट्रेडर्स। लंदन बना दुनिया का ब्रेन। जब कोई कंपनी टॉक्सिक हो जाती है, बेस्ट एम्प्लॉइज छोड़कर चले जाते हैं, दूसरी कंपनी को फायदा मिल जाता है बिना कोशिश किए। अब इसे इंडियन लाइफ से जोड़ते हैं। अगर तुम इजी मनी पर डिपेंड हो, स्किल्स नहीं बना रहे, सिस्टम नहीं बना रहे, सिर्फ दिखावे की पावर चाहते हो, तो तुम स्पेन बन रहे हो। लेकिन अगर तुम स्किल बिल्ड कर रहे हो, ट्रस्ट अर्न कर रहे हो, लॉन्ग टर्म सिस्टम्स बना रहे हो, वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, तुम ब्रिटेन का रास्ता पकड़ रहे हो। एम्पायर्स बदलते हैं, कंट्रीज बदलते हैं, लेकिन रूल्स वही रहते हैं। मनी नहीं प्रोडक्शन जीतता है, फोर्स नहीं ट्रस्ट जीतता है, प्राइड नहीं इंसेंटिव्स जीतते हैं।
स्पेन ने पैसा देखा, ब्रिटेन ने प्रोसेस देखा और हिस्ट्री ने डिसाइड कर दिया कौन टिकेगा और कौन सिर्फ कहानी बनेगा। अब आखिरी सवाल, ब्रिटेन ने स्पेन को पूरी तरह रिप्लेस कब किया? सन 1815। यही वो निर्णायक साल था। क्यों? नेपोलियन हार चुका था, ब्रिटिश नेवी का कोई मुकाबला नहीं बचा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरी रफ्तार में थी, पाउंड स्टर्लिंग बन चुका था ग्लोबल रिजर्व करेंसी। 1815 के बाद क्या बदला? उस पल के बाद एक लाइन फेमस हुई, द सन नेवर सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। दुनिया के किसी न किसी कोने में हमेशा ब्रिटेन का झंडा लहरा रहा था। और स्पेन अब कंपेटिटर भी नहीं रहा, कहानी वहीं खत्म हो चुकी थी। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। एम्पायर्स इसलिए नहीं गिरते क्योंकि कोई उन पर हमला करता है, एम्पायर्स गिरते हैं क्योंकि कोई और उनकी गलतियों से तेज सीख लेता है। स्पेन ब्रिटेन से एक सिंगल वॉर में नहीं हारा, स्पेन हारा क्योंकि ब्रिटेन ने वो समझ लिया जो स्पेन भूल चुका था, मनी ही पावर नहीं है, बल्कि मनी के साथ साथ प्रोडक्शन, ट्रस्ट, डिसिप्लिन मिलके ही पावर बनती है। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़ो। अगर तुम सोचते हो सैलरी है तो सब ठीक है, आज पैसा है कल भी रहेगा, कंफर्ट मिल गया अब एफर्ट क्यों, तो ये स्पेन की सोच है। लेकिन अगर तुम स्किल्स बिल्ड कर रहे हो, ट्रस्ट अर्न कर रहे हो, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो, लॉन्ग टर्म सिस्टम्स बना रहे हो, तुम ब्रिटेन की तरह ग्रो कर रहे हो। अगर तुम्हें जानना है ब्रिटेन ने प्रोडक्शन, ट्रेड और ट्रस्ट को अनस्टॉपेबल पावर कैसे बनाया, सन नेवर सेट सच था या इल्यूजन, और सबसे जरूरी ब्रिटेन ने वो कौन सी क्रैक्स मिस की जो स्पेन ने भी मिस की थी, तो याद रखो ये सिर्फ पार्ट 1 था। पार्ट 2 जो कि है ब्रिटेन द एम्पायर वेयर द सन नेवर सेट। हिस्ट्री किसी का इंतजार नहीं करती, क्वेश्चन सिर्फ ये है क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? तो अभी सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ, क्योंकि अगर तुमने ब्रिटेन को समझ लिया तो तुम फ्यूचर को समझ लोगे, और फ्यूचर उन्हीं का होता है जो पास्ट से पहले सीख लेते हैं।